हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। सो गाइज, स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। तो देखिए, 1915 में आर्मेनियाई लोगों के साथ क्या घटना घटी थी, वॉट हैपेंड टू आर्मेनियंस इन 1915, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। आपको शायद याद आ रहा होगा, पिछली एक या दो क्लास पहले ही हमने आर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में डिस्कस किया, आर्मेनियाई नरसंहार के बारे में डिस्कस किया। ये टॉपिक अभी काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मेनिया की घटना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट, बहुत अच्छे से। तो हालांकि इसकी डिटेलिंग मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूं पहले भी, बट फिर भी हम लोग एक बार और अच्छे से डिटेल में इस इशू को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा आर्मेनिया का मैप भी दिखा देता हूँ। तो ये ग्लोब है हमारी, आप जानते ही हैं। तो इंडिया से आप वेस्ट की तरफ चलिए, इंडिया के बाजू में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाजू में अफगानिस्तान, ईरान, राइट। ईरान के आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाइए, थोड़ा सा आपको टर्की दिखाई दे रही है, राइट। उसके बगल में आप देखिएगा टर्की बाउंड्री शेयर करती है आर्मेनिया के साथ, वहीं पर आपको जॉर्जिया दिखाई देगी, अजरबैजान दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन थोड़ी सी आर्मेनिया की पता होनी चाहिए, राइट। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि 1915 में जो घटना घटी थी, जो नरसंहार हम लोग को देखने को मिला था, जिसे आज की डेट में नरसंहार बोला जा रहा है, क्योंकि हुआ यह है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन, इनके द्वारा वर्ष 1915 और 16 में ऑटोमन तुर्कों द्वारा आर्मेनियाई लोगों की सामूहिक हत्या को आधिकारिक तौर पर नरसंहार का कृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपको पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है कि 1915 और 16 के बीच में ऑटोमन टर्क्स ने जो आर्मेनियंस की मास किलिंग करी थी, भारी मात्रा में आर्मेनियन लोगों की हत्या करी थी, तो उसे जॉय बाइडेन ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्ट ऑफ जेनोसाइड है, ये नरसंहार का कृत्य है, राइट। तो इसको लेकर पूरा टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला है। तो दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, एक ऑटोमन टर्क्स, और अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, याद करो, टर्की बगल में है आर्मेनिया के। तो बताया यह गया कि ऑटोमन टर्क्स के द्वारा, यानी कि टर्की में रहने वाली कम्युनिटी और आर्मेनिया में रहने वाले जो लोग हैं आर्मेनियंस, ठीक है, उसको इस तरीके से स्टार्टिंग से समझो जिससे कि पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो आजू बाजू के देश ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो टर्की में रहने वाले लोग, इसको इस तरीके से समझो, टर्की में रहने वाले लोगों ने आर्मेनिया में रहने वाले लोगों की हत्या करी थी 1915 और 16 में। और एक दो लोग की हत्या नहीं थी, बताया जाता है कि लगभग
10 से 15 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी जो आर्मेनिया में रहते थे 1915-16 के बीच में, ये एस्टिमेशन लगाया गया। और वर्ल्ड वॉर का समय था, अर्ली स्टेज हम लोग को वर्ल्ड वॉर का देखने को मिला था। तो वहीं पर ही उस एरिया में रहने वाले जो आर्मेनियंस थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई। तो टर्की इस चीज पर क्या कहती है? तो टर्की द्वारा आर्मेनियाई लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को तो स्वीकार किया गया है, मतलब कि टर्की बिल्कुल बोलती है कि हाँ, पहले के समय पे टर्क्स ने आर्मेनियाई लोगों को मारा था। तो बोलती है ये कि हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी। किंतु इन घटनाओं को नरसंहार मानने से इसने इनकार कर दिया, इसने मना कर दिया, डिनाई कर दिया है कि ये जेनोसाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लीगल इंप्लीकेशंस पर बनेंगे, तो इसलिए इसने मना कर दिया। और इवन इसका यह भी कहना है कि बोला जाता है कि 10 से 15 लाख लोग को मार दिया गया था, ऐसा नहीं है, इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को नहीं मारा था। मतलब कि ये लोगों की किलिंग्स के नंबर्स पर भी क्वेश्चन उठाता है, बोलता है कि ये जो अनुमान लगाया गया कि 10 से 15 लाख लोगों की मौत हुई थी वो गलत है, इतनी ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई थी, ऐसा टर्की का कहना है। ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन की संबंधित घोषणा पर टर्की के विदेश मंत्रालय द्वारा एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि इसका कोई शोध आधारित अथवा विधिक आधार नहीं है और ना ही इसको साबित करने वाला कोई प्रमाण है। तो जब जॉय बिडेन के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया कि ये एक जेनोसाइड है, ये 1915 की घटना जेनोसाइड थी, एक नरसंहार था एक, तो इस पर टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह डिक्लेरेशन दिया कि जो घटना घटी थी इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई लीगल बेसिस है, ना ही कोई शोध आधार है, मतलब रिसर्च वगैरह इसके पीछे कोई नहीं की गई, मतलब ऐसी कोई घटना घटी है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, ऐसा टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री का भी रिसेंटली कहना है। तो ये तो बात हो गई कि अभी न्यूज में क्या चल रहा है, बट इतनी ज्यादा हम लोग को ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये घटना जो घटी थी, ये जो नरसंहार देखने को मिला था, ये आर्मेनिया में इतने सारे लोगों की जो हत्या हुई थी उसके पीछे का क्या कारण था, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस कारणों को हम लोग समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो गई कि ये इशू जो है वो टर्की और आर्मेनिया के बीच का हम लोग को देखने को मिला है। टर्की में रहने वाले लोग टर्क्स और आर्मेनिया में रहने वाले लोग आर्मेनियन। ठीक है, तो आर्मेनियाई लोग 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी शुरुआती दौर में प्रमुख ताकतें के मध्य होने वाले शक्ति संघर्ष के शिकार थे। तो ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट चल रहा था लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, यानी कि जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उस समय की, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो उसके बीच में शिकार हो गए थे आर्मेनियाई लोग, यानी कि बड़ी पावर्स के बीच में पिस गए थे ये लोग। जब 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य, तो ऑटोमन एम्पायर हम लोग को 19th सेंचुरी का आपको पता है ऑटोमन एम्पायर के बारे में, राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर जो है उसका पतन हो रहा था, वो डिक्लाइन हो रही थी ऑटोमन एम्पायर। उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल में राज करने वालों ने आर्मेनियाई लोगों को देशद्रोही का समूह या गद्दार माना था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल के रूलर्स आर्मेनियाइंस लोगों को एक गद्दार मानना शुरू कर दिया था उन लोगों ने बोला था कि ये लोग गद्दार है, मतलब कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर दिया था उस समय, राइट, कॉन्स्टेंटिनोपल ने। और 1877-78 में हुए रूस तुर्की युद्ध, रसो टर्किश वॉर। अब यहां पर ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में ये चीज पूछी जा सकती है, टाइमलाइन कभी कभी पूछ लेते, तो याद रखना 1877-78 में रूसो टर्किश वॉर हमें देखने को मिला था। तो इसमें तुर्कों को अपना काफी राज्य क्षेत्र खोना पड़ा था। तो रशिया और टर्की की लड़ाई में टर्की ने अपना बहुत ज्यादा क्षेत्र खो दिया था, मतलब कि लड़ाई में जीत जो हुई थी वो रशिया की हुई थी, राइट। इसके बाद से आर्मेनियाई लोगों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा, क्योंकि रशिया और आर्मेनिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं हिस्ट्री से ही। तो क्या हुआ, अब टर्की हारी तो उसने देखा अरे यार ये तो आर्मेनिया के लोग जो है वो रशिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखते हैं, तो उन्होंने पूरा गुस्सा आर्मेनियाई के लोगों के ऊपर निकालना शुरू कर दिया। अब आप स्टोरी समझ पा रहे होंगे कि आर्मेनिया के जो लोग हैं, ये आर्मेनियाई जो लोग हैं, इनकी हत्या क्यों हुई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हो ही रहा था। उसी समय हमने देखा कि रशिया और ये टर्की का युद्ध हुआ, रूसो टर्की वॉर 1877 में।
तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि आर्मेनिया के लोगों के ऊपर गुस्सा बढ़ गया अब टर्की का, राइट, टर्की के लोगों का। फिर जब ये युद्ध हुआ था तो उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ बर्लिन, बर्लिन की संधि। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना कि बर्लिन की संधि कब हुई थी। कभी कभी क्या ट्रीटी को चूज द करेक्ट पेयर में ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये ट्रीटी फलाना किस युद्ध से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना रूसो टर्की वॉर जो आपको देखने को मिलता है 1877 का, 78 का, तो उससे उसके बाद, उस वॉर के बाद ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ बर्लिन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो इसमें बड़ी ताकतों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य पर कई शर्तें लगा दी गई थी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हो ही रहा था, उसकी हार भी हो गई थी, राइट, रशिया से भी हार गया था ये। तो उसके बाद जो बड़ी पावर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ शर्तें लगा दी, जिसके तहत सुल्तान अब्दुल्ला महीद द्वितीय पर आर्मेनियाई आबादी वाले प्रांतों में सुधार लागू करने तथा इनको सरकैसियंस और कुर्द से सुरक्षा की गारंटी देने के लिए दबाव डाला था। फिर बोल दिया था कि आर्मेनिया के जो लोग हैं उन्हें टर्की को प्रोटेक्ट करना होगा, उन्हें प्रोटेक्शन देनी होगी। तो उससे टर्किश लोग और ज्यादा बुरा मान गए, गुस्सा आ गया कि अरे यार ये तो गड़बड़ होती जा रही है। फिर यही चीज हुई और सुल्तान ने इसे आर्मेनिया और अन्य जो राइवल कंट्रीज हैं, विशेष रूप से रूस के बीच संबंध मजबूत होने के संकेत के रूप में देखा। फिर यही हुआ कि सुल्तान ने देखा कि अरे यार ये तो आर्मेनिया और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके रिलेशन, यानी कि राइवल कंट्री जिन्हें ऑटोमन टर्क्स पसंद नहीं करते हैं, तो उनके रिलेशन रशिया के साथ काफी अच्छे होते जा रहे हैं। तो वही चीज हुई। तो और इसी बीच में ये आर्मेनिया के लोग फंस गए, या आर्मेनियन कम्युनिटी फंस गई, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ट्रीटी ऑफ बर्लिन के अंदर मेंशन कर दिया कि आर्मेनिया के लोग को प्रोटेक्शन देनी है। तो कहीं ना कहीं से ये चीज क्लियर हो गया कि अरे यार इनके तो रिलेशन आर्मेनियाई लोगों के साथ ज्यादा अच्छे हैं, और इनको ऐसा लगा कि चीटिंग करी आर्मेनिया के लोगों ने, राइट, क्योंकि सुल्तान का ये भी स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला था। बाद में अक्टूबर 1914 में टर्की जर्मनी की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, और जनवरी 1915 में हुई सारिकामिश की लड़ाई, तो बैटल ऑफ सारिकामिश भी आपको पता होना चाहिए 1915 में हुआ था। उसमें ऑटोमन को रूस की सेना से बुरी तरह हार का सामना पड़ा। फिर ऑटोमन अगेन रशिया से जो है वो हार गया बाद में, और टर्की ने इस हार के लिए आर्मेनियाई लोगों पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। तो टर्की को यह लगा कि आर्मेनिया के लोगों ने टर्की का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने रशिया का सपोर्ट किया, क्योंकि ट्रीटी ऑफ बर्लिन पे भी आप रिलेशन को लिंक करो, ट्रीटी ऑफ बर्लिन में भी जो है वो आर्मेनियाई लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात करी थी जब रशिया और टर्की का युद्ध हुआ था उसके बाद। तो कहीं ना कहीं से इनको लगा कि मतलब ऑटोमन टर्कीज को लगा, या टर्क्स को लगा कि आर्मेनिया जो है वो रशिया को सपोर्ट करता है। और फिर बाद में जब ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सारिकामिश का जब युद्ध हम लोग को देखने को मिला था, इसमें ऑटोमन को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। और फिर जो टर्क्स हैं उन्होंने ब्लेम कर दिया आर्मेनिया को कि आर्मेनिया के जो लोग हैं उन्होंने विश्वासघात किया है, और उन्होंने इसलिए उनके विश्वासघात के कारण टर्की जो है वो आज हार गया है रशिया से, राइट। और इसके बाद फिर आर्मेनियाई लोगों पर हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई, सीरीज ऑफ अटैक्स आर्मेनियंस लोगों के ऊपर शुरू हो गया, और यही फिर हम लोग को नरसंहार का रूप लेते हुए देखने को मिल रहा है आज की डेट में, कि इतने लाखों की संख्या में आर्मेनियंस की मौत हुई। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में मेन चीज है कि एक तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स अपन ने कुछ कुछ देखे, राइट, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन, रूसो टर्किश वॉर हमें देखने को मिला, ट्रीटी ऑफ बर्लिन हमें देखने को मिला। फिर बाद में जाकर एक और युद्ध होता है रशिया और टर्क्स के बीच में, राइट, बैटल ऑफ सारिकामिश। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, सारिकामिश की लड़ाई, राइट, ये 1915 की लड़ाई है, राइट। इसके बाद फिर 1915-16 में नरसंहार हम लोग को देखने को मिल गया, राइट। तो ये वाली चीज है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड वॉर वन में ही ये घटना जो है वो घटी थी, क्योंकि मतलब जर्मनी जो है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि टर्की जर्मनी की ओर से लड़ाई लड़ रही थी, और फिर जब ये युद्ध हुआ तब उसमें इसको हार का सामना फेस करना पड़ गया ऑटोमन्स को, राइट। और इस हार का जिम्मेदार उन्होंने आर्मेनिया लोगों को घोषित कर दिया कि इनकी वजह से हार हुई है, और फिर उनके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल डाला, राइट। ये चीज है। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़नी है, और इस प्रकार से आपको पूरी चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक लगातार न्यूज में है, तो इस इवेंट के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक जगह के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोवलून पेनिनसुला। तो इंडिया से आप ईस्ट की तरफ जाइए तो आपको काफ़ी सारी कंट्रीज दिखाई देती हैं इंडिया से ईस्ट की तरफ जाने पर। वैसे अगर हम लोग सिर्फ चाइना को ही पकड़ के चलें तो चाइना के आप साउथ में देखिएगा, आपको हांगकांग दिखाई देगी,
और हांगकांग में आपको एक पेनिनसुला देखने को मिलता है, राइट, ये वाला छोटा सा पेनिनसुला जिसके तीनों साइड पानी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये कोवलून पेनिनसुला हम लोग को नजर आता है। क्या है? कोवलून पेनिनसुला, ये हांगकांग में है। तो बताया जा रहा है हांगकांग का पश्चिमी कोवलून प्रायद्वीप, कोवलून पेनिनसुला, वेस्टर्न कोवलून पेनिनसुला, तो ये चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय को शहर में अपना स्थायी बेस बनाने के लिए, जगह देने के लिए तैयार है। तो हांगकांग जो है वो चाइना को एक परमानेंट बेस प्रोवाइड कराने के लिए जगह दे रहा है, यानी कि हांगकांग अपने पेनिनसुला को प्रोवाइड करा रहा है चाइना को कि चाइना अपनी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस यहां पर एस्टैब्लिश कर ले, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कोवलून पेनिनसुला एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला आप पता है ना कि तीनों साइड पानी का हम लोग को, जैसे इंडियन पेनिनसुला तीनों तरफ से पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है, वैसे कोवलून पेनिनसुला भी है। तो कोवलून पेनिनसुला जो है वो हांगकांग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुख्य भूभाग के दक्षिण क्षेत्र में हमें नजर आता है। तो सदर्न पार्ट है ये मेन लैंड मास का हांगकांग के, राइट। और इसके अलावा विक्टोरिया हार्बर जो कि हांगकांग आइलैंड पर हम लोग को देखने को मिलता है, विक्टोरिया हार्बर के किनारे पर स्थित ये मतलब पेनिनसुला है, प्रायद्वीप हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, इसकी आपको एक सिंपल सी बस जानकारी हो, इसकी लोकेशन बस थोड़ा ध्यान में रखो कि ये कोवलून पेनिनसुला कहां पर है। तो हांगकांग आप ध्यान में रखना, ठीक है। अभी हांगकांग ने इसे चाइना को दिया है, राइट। अब अफ्रीका के एक क्षेत्र की हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है साहेल। तो ये जो मैप है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। साहेल, सहारा डेजर्ट जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे वाला एरिया जो है वो साहेल का एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो मॉरिटानिया, माली, नाइजर, छाड और फिर सूडान का एरिया, और थोड़ा थोड़ा सा एरिया हम लोग को अल्ट्रिया का भी देखने को मिलता है। तो ये जो पूरी कंट्रीज है, ये पूरा जो बीच का एरिया है उसे साहेल एरिया कहा जाता है। अभी इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, इस मैप को थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान में रखना। चर्चा करने वाले हैं हम लोग साहेल के बारे में, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो छाड की अगर हम लोग बात करें, छाड एक कंट्री है, आप जानते हैं छाड के बारे में, राइट। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो ये फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है, जैसे कि इंडिया के ऊपर हालांकि फ्रांस ने भी कंट्रोल किया था इंडिया के कुछ एरिया के ऊपर, जैसे कि इंडिया को हम लोग मेनली ब्रिटिश कॉलोनी बोलते हैं, राइट, कि पहले के समय पे ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी इंडिया, वैसे ही छाड के ऊपर फ्रांस का कब्जा था, राइट। और आज की डेट में ये एक ऐसा एरिया बन चुका है जहां पर वेस्ट इस्लामिस्ट मिलिटेंट के साथ फाइट करती है पूरे साहेल के क्षेत्र में। अब साहेल का क्षेत्र जो मैंने आपको बताया ना, तो वहीं का जो छाड़ वाला जो एरिया है वहां पर बेस हम लोग को फ्रांस का देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रांस का अभी भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इस साहेल रीजन पर, साहेल क्षेत्र पर हमें नजर आता है। मतलब कुल मिलाकर अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इस एरिया में हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा और काफी समय से, राइट। बट आपको इस साहिल क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो मैंने भी आपको मैप में दिखाया। तो साहिल एक इको क्लाइमेटिक और बायोजोग्राफिक रीजन हम लोग को देखने को मिलता है अफ्रीका का, जो कि सहारा, अभी मैंने आपको सहारा डेजर्ट दिखाया था, सहारा इस नॉर्थ में है इसके, और सुदानियन सवाना इसके साउथ में हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसके बीच का जो एरिया है वो साहेल एरिया है। ये एक सेमी एरिड क्लाइमेट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड जो नॉर्थ अफ्रीका का है, वहां से लेकर अटलांटिक ओशन और रेड सी, ये सब चीजें हम लोग को इसमें देखने को मिलती हैं इसी एरिया पर, साहेल के रीजन पर। और साहेल अफ्रीका का पार्ट है जिसमें नॉर्थ सेनेगल इंक्लूडेड है, सदर्न मॉरिटानिया इंक्लूडेड है, सेंट्रल माली इंक्लूडेड है, नदन बुर्किना फासो इंक्लूडेड है, और एक्सट्रीम साउथ अल्जेरिया का भी है, नाइजर का भी है, और एक्सट्रीम नॉर्थ नाइजीरिया का, एक्सट्रीम नॉर्थ कैमरून का, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल छाड, सेंट्रल और सदर्न सुडान, एक्सट्रीम नॉर्थ साउथ सुडान का, अल्ट्रिया का भी मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा सा एरिया का अल्ट्रिया का भी है, और एक्सट्रीम नॉर्थ इथियोपिया का। तो ये सब एरिया जो है वो साहेल के एरिया कहलाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप से लड़ने के लिए वेस्टर्न पावर जो है वो यहाँ पर तैनात रहती हैं, और फ्रांस का प्रेजेंस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बस क्षेत्र के बारे में आपको मेनली जानकारी होनी चाहिए, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं ना, इस प्रकार के जो टर्म्स होते हैं, ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। बात करेंगे हम लोग डीप टाइम प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रांस की
लॉम्ब्राइव्स नाम की एक गुफा है। तो देखो लॉम्ब्राइव्स केव कहां पर है, तो ध्यान में रखना फ्रांस में है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो फ्रांस की लॉम्ब्राइव्स नामक गुफा में चल रहा डीप टाइम प्रोजेक्ट, तो ये डीप टाइम प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रांस की इस गुफा में, जो कि अब समाप्त हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत 15 लोगों के एक समूह, 15 लोग का एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिला था। उनको 40 दिनों और 40 रातों के लिए गुफा के अंदर रखा गया था, एक्सप्लोर करने के लिए, गुफा को देखने के लिए कि गुफा में क्या क्या चीजें हैं। ये लोग तंबुओं में सोते थे। तंबू जो होता है ना, तंबू आपको पता होगा, तो उसमें ये लोग सोते थे, टेंट्स में सोते थे और अपनी बिजली स्वयं बनाते थे, अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे वहां पे सरवाइव करने के लिए। और इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था किसी भी प्रकार का। तो 40 डेज 40 नाइट्स तक एक मतलब एक्सप्लोर करके इस गुफा को 15 लोग लौटे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है फ्रांस का, ये डीप टाइम प्रोजेक्ट है, राइट, याद रखना। और फ्रांस की लॉम्ब्राइव्स गुफा का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, डीप टाइम प्रोजेक्ट। इसके तहत यह अध्ययन किया गया कि किसी प्रकार का बाहरी संपर्क नहीं होने पर किसी व्यक्ति की समय के बारे में अवधारणा किस प्रकार प्रभावित होती है। मतलब कि अगर कुछ लोग अपने आप को इस दुनिया से कट आउट कर दें, आउट कर दें, तो किस प्रकार से फिर वो सरवाइव कर सकते हैं, और समय को या फिर इतने दिनों में कैसे वो सरवाइव करते हैं, क्या उनकी एक्टिविटी होती है, प्रक्रिया क्या होती है लोगों की। तो ये मेनली उसका उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य यह जांच करना, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना कि लोग अपने रहने की स्थिति और वातावरण में होने वाले नाटकीय परिवर्तनों से किस प्रकार समायोजित होते हैं। मतलब कि ड्रामेटिक चेंजेस में किस प्रकार से लोग एडजस्ट होते हैं, यानी कि अपनी लिविंग कंडीशन को, अपने एनवायरनमेंट को किस प्रकार से चेंज करते हैं, राइट, और किस प्रकार से फिर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन की स्टडी है ये, ह्यूमन की बिहेवियरियल स्टडी की। अगर आज की डेट में ऐसी कि मॉडर्न ह्यूमंस को अगर कट आउट करते हैं मॉडर्न फैसिलिटी से, तो कैसे फिर वो सरवाइव करेंगे। तो इसको लेकर ये डीप टाइम प्रोजेक्ट की स्टडी हमें देखने को मिली। और 1.5 मिलियन डॉलर का ये डीप टाइम प्रोजेक्ट था। और इसका नेतृत्व करते हुए मानव अनुकूलन संस्थान ह्यूमन एडॉप्शन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कहा, अब कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह प्रयोग से उन्हें यह बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी कि लोग किस तरह से रहने की स्थिति और वातावरण में भारी बदलाव के अनुकूल बन जाते हैं। मतलब कि लोग अपनी लिविंग कंडीशन को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे ढल जाते हैं, राइट, और कैसे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना सर्वाइवल करते हैं, राइट। तो इस वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई, तो यही चीज समझने पर यह प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला था। अब हम लोग चर्चा करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। हालांकि इस टॉपिक को मैं आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो बताया जा रहा है कि पीएम केयर्स फंड ने अप्रूव किया है कि वो 551 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन, आपको शायद याद आ रहा हो, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन के बारे में कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने कवर किया है। तो 551 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में पूरी कंट्री में हमारे लगाए जाएंगे। तो इसके लिए पीएम केयर फंड ने अप्रूवल दिया। और फंड जो है वो इस साल के मतलब इस साल अर्लियर दिस ईयर ऑल्सो, यानी कि पहले भी इस फंड के बारे में बात हुई है कि 201.58 करोड़ रुपीस इसमें एलोकेट किए गए थे, जिसके तहत 162 ऐसे प्लांट को इंस्टॉल करने की बात की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 551 किया जा रहा है। तो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन के बारे में कल ही हम लोगों ने चर्चा करी है, तो आप इस टॉपिक को कल के लेक्चर में कवर कर सकते हैं। कल ही का लेक्चर इसलिए अभी एक ही दिन हुआ, इसलिए मैं इसको वापस दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं। और मैंने कल आपको पढ़ाई हुआ था कि ऑक्सीजन को बनाने के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये गैसेस में, यानी कि जो बाहर जो गैसेस मौजूद होती हैं वातावरण में, उनको एक प्रेशर में रखकर ऑक्सीजन क्रिएट कर देती है, यानी कि उन गैसेस से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देती है, राइट। तो इसके बारे में मैंने आपको कल ही पढ़ा है। अभी मेनली मेरा फोकस है पीएम केयर्स फंड के ऊपर। पीएम केयर्स फंड के ऊपर बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये पीएम केयर है। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष, पीएम केयर्स फंड, ये सेटअप किया गया है, जो कि डोनेशन को एक्सेप्ट करता है। और कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर इस फंड का उपयोग रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, जनता को सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। और भी दूसरी जो इमरजेंसीज है तो उसमें इस फंड का उपयोग किया जाएगा।
और पीएम केयर्स फंड को सेटअप किया गया है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर, जहां पर पब्लिक जो है, लोग हैं, जनता जो है वो इसमें डोनेट कर सकती है, राइट। और ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड है, ये 27 मार्च 2020 को इसको रजिस्टर किया गया था, राइट। ये डोनेशन हासिल कर सकती है, विदेशी मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी, विदेशी अंशदान से प्राप्त दान का लाभ उठा सकती है, डोनेशन उठा सकती है। और डोनेशन जो होगा इस फंड का वो 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा, 100% कर मुक्त होगा, यानी कि जो भी इसमें डोनेट करते हैं उसमें उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और पीएम केयर जो है वो काफी अलग है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीएम केयर्स काफी अलग है। और इस फंड को कौन एडमिनिस्टर करता है, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इस फंड के, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसमें है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, जो कि एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी है इस फंड के। तो ये जानकारी आप लोग को बेसिकली होनी चाहिए इस चीज से रिलेटेड, पीएम केयर्स फंड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है दंतक, प्रोजेक्ट दंतक। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसको 60 साल कंप्लीट हो गए भूटान में, ये दंतक परियोजना हम लोग को देखने को मिल रही है। इस प्रोजेक्ट की बात करें गाइस तो 24 अप्रैल 1961 को इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। भूटान में जो सामाजिक आर्थिक विकास और तरक्की को प्रभावित करने में और कनेक्टिविटी के अत्यधिक महत्व को देखते हुए दंतक को राज्य में पथ प्रदर्शक मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। इस प्रोजेक्ट को सौंपा गया था कि ये कंस्ट्रक्ट करेगी मोटरेबल रोड्स को, राइट, क्योंकि भूटान के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी थी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तरक्की जो है वो भूटान में लेकर आनी थी। तो इसके लिए फोकस किया गया कि एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा दंतक नाम से, जहां पर मोटरेबल रोड यानी कि ऐसी रोड बनाई जाए जिसपे मोटर गाड़ी चल सके, पक्की रोड, राइट। तो ये दंतक जो प्रोजेक्ट है उसको 60 साल कंप्लीट हो गए, भूटान में रोड बनाने से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। और भी यानी कि जो परियोजना जो है उसने किस प्रकार की चीजें इंक्लूड करी, तो इसमें पारो एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया, योनफुला एयरफील्ड को कंस्ट्रक्ट किया, तिम्फू और त्रिशिगैंग हाईवे, तिम्फू त्रिशिगैंग हाईवे, टेलीकम्युनिकेशन और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुए, शेरूपसी कॉलेज को बनाया, कांगलुंग और इंडियन हाउस स्टेट जो है ये इसने तैयार किया, कंस्ट्रक्ट किया। और इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है, देखो आपको तो एग्जामिनेशन के लिए सिंपल बस ये ध्यान में रखना है कि दंतक प्रोजेक्ट जो है वो भूटान में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर भूटान में मोटरेबल रोड्स को बनाने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को लाया है, राइट, कि जिससे कि भूटान में कनेक्टिविटी को इंप्रूव की जा सके। और इसके अलावा इतने वर्षों में 60 ईयर जो इसे पूरे हो गए इस प्रोजेक्ट को, इसमें बेसिकली दंतक परियोजना ने भूटान में काफी सारी जरूरतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। साथ ही साथ इसने मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटी भी स्टैब्लिश करी है। साथ ही साथ फूड आउटलेट्स भी इसने ओपन किए हैं, सड़क के किनारे में इसने भोजन की आउटलेट्स यानी फूड आउटलेट्स जो होते हैं, भूटानी लोगों को भारतीय व्यंजनों से परिचित कराया है, भूटानीज को इंट्रोड्यूस कराया है इंडियन डेलिकेसीज से। तो हमारे इंडियन फूड्स भी यहाँ पर इस रोड पर मिलते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं, बट हालांकि मैंने आपको बताया ना, मेन चीज ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो रोड बनाने से रिलेटेड था, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, जो जिसको अभी 60 साल कंप्लीट हो गया इस प्रोजेक्ट को, राइट। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसने कंस्ट्रक्ट किया है भूटान में, राइट, दंतक प्रोजेक्ट में। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब एक और प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि शुरू किया है इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड वेलनेस। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया कि लद्दाखी स्टूडेंट जो है, लद्दाख में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, लद्दाखी स्टूडेंट्स को उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना कि वो स्टडी कर सकें, पढ़ाई कर सकें अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा इंडियन आर्मी के, और इसे HPCL सपोर्ट कर रही है, और एग्जीक्यूशन एजेंसी NIEDO जो कि हॉलिस्टिक ट्रेनिंग लद्दाखी युवाओं को प्रोवाइड करा रही है। इसके पहले बैच में 20 बच्चियां, 45 स्टूडेंट्स लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें
जेईई और एनईईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ट्रेनिंग ऑफर की जा रही है। तो ये वाली चीज है, याद रखना। इंडियन आर्मी ने लद्दाख के बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। अब गाइस चर्चा करेंगे चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के बारे में। तो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स एक एनुअल इंडेक्स है जिसे गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर ही बनाते हैं, गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स के लिए ही बनाते हैं, और 104 गवर्नमेंट पूरे दुनिया भर की उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है इस इंडेक्स के अंदर। चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि ये इंडेक्स क्रिएट करती है। और इंडेक्स किस चीज पर फोकस करती है? 7 पिलर्स के ऊपर फोकस करती है। लीडरशिप और फोरसाइट, नेतृत्व और दूरदर्शिता, कि एक कंट्री में कितनी अच्छी लीडरशिप है, राइट, कितनी अच्छी फोरसाइट है। रोबस्ट लॉ, उस कंट्री के अंदर कितना मजबूत कानून है और कितनी मजबूत पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, संस्थान, उस कंट्री के अंदर कितने अच्छे संस्था हैं। फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप, वित्तीय प्रबंधन, उस कंट्री ने किस प्रकार से अपनी फाइनेंशियल मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए, या फिर आने वाले समय में अगर अपनी मतलब जो होता है ना कि लोग बाग अपने फाइनेंस को अच्छा करके रखते हैं, जैसे कि पर्सनली भी अगर हम लोग बात करें तो लोग बाग अपने अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करके चलते हैं। तो कंट्री किस प्रकार से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करती है। अट्रैक्टिव मार्केट प्लेसेस, आकर्षक बाजार, उस कंट्री के अंदर कितना मार्केट प्लेस कितना अट्रैक्टिव है। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस एंड रेप्यूटेशन, पूरे दुनिया भर में उसका क्या प्रभाव है और क्या प्रतिष्ठा है। हेल्पिंग पीपल राइज, किस प्रकार से वो कंट्री लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये 7 पिलर पर ये इंडेक्स फोकस करता है। और इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? तो गुड गवर्नमेंट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन वेदर नेशन सक्सीड। तो किसी राष्ट्र की सफलता में अच्छी सरकार एक निर्णायक कारक होती है। मतलब कि एक कंट्री जब भी अच्छी होगी जब उस कंट्री के अंदर, या फिर एक कंट्री जब भी तरक्की करेगी जब उसकी कंट्री के अंदर एक अच्छी सरकार होगी, गुड गवर्नमेंट होगी। और द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स shows why investing in strong government capabilities is vital to securing positive outcomes for citizens and business। तो ये CGCI जो है ये नागरिकों और व्यवसाय यानी कि बिजनेसेस और सिटीजन्स के लिए सकारात्मक परिणामों को हासिल करने हेतु सशक्त सरकारी क्षमताओं में निवेश करने के महत्व को दर्शाता है कि सिटीजन्स को और बिजनेसेस को क्यों जो है वो मतलब एक अच्छी सरकार में निवेश करना चाहिए। अच्छी सरकार में निवेश करने का मतलब कि एक कंट्री के अंदर बिजनेसेस और सिटीजन्स जो रहते हैं, स्पेशली सिटीजन्स, तो उन्हें क्यों एक अच्छी सरकार चुननी चाहिए, तो उसके महत्व को ये दर्शाता है, बताता है, राइट, ये इंडेक्स। और हाईलाइट इस 2021 के इंडेक्स का हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? तो टॉप 10 कंट्री में से 7 कंट्रीज यूरोप की बताई जा रही हैं, और ये 4 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं टॉप 10 के अंदर कंट्रीज, जिसमें सिंगापुर हम लोग को एशिया के अंदर पहली देखने को मिल रही है, न्यूजीलैंड ओशियानिया में लीड करती है, कनाडा हम लोग को अमेरिकाज में देखने को मिल रही है। और ये टॉप 10 कंट्री जो है ये हाई इनकम कंट्रीज है, सभी की सभी, जिन्हें वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाई इनकम कंट्री डिफाइन किया हुआ है। तो ये वाला एक इंडेक्स है जिसके बारे में बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के बारे में, और इसके रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब पेपर 3 के टॉपिक को कवर करेंगे गाइस। अब थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में, या कंपलसरी लाइसेंस के बारे में, ये क्या होता है। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि रशिया प्लान कर रही है कि रशिया एक स्पेशल प्लेन चलाएगी, और इंडिया के कुछ हिस्सों में जहां पर बहुत बुरी स्थिति हो गई है कोरोना वायरस की। और देखो, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी घर से बाहर अभी इस समय ना निकले, बहुत ही आवश्यकता हो, बहुत ही ज्यादा, तभी घर से बाहर निकले, वरना बिल्कुल ना निकले। और अपने पेरेंट्स को तो बिल्कुल मना कर देंगे घर से बाहर निकलने को। गाइस, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हमें अपना ध्यान खुद रखना है। मैं खुद कोविड-19 पॉजिटिव हो गया हूँ अभी, वैसे तो कंडीशन अच्छी हो गई है मेरी, बट फिर भी अभी पॉजिटिव ही हूँ, आइसोलेटेड ही हूँ। बट सभी लोग अपना ध्यान रखें क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है, शमशान में हालत खराब है, लिटरली लोग इस चीज को मजाक ले रहे हैं। उनसे पूछो जिनकी फैमिली में कोई खत्म हुए कोरोना वायरस के कारण, तो उनको पता है कि कितना खतरनाक वायरस है ये। तो ध्यान रखो अपना। तो इंडिया की हालत बहुत खराब हो रही है,
तो रशिया ने बोला कि रशिया इंडिया की मदद करेगा, इंडिया को ऑक्सीजन जनरेटर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड कराएगा, और जो भी आवश्यकता जो मेडिसिन की है वो भी पूरा करेगा। यानी कि जो भी मेडिसिन कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है तो वो सब चीज़ें रशिया हमें प्रोवाइड कराएगा। तो रशिया ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और अमेरिका की बात करें गाइस, तो अमेरिका, आप जान रहे हैं कि अभी अमेरिका ने मना कर दिया है। अमेरिका ने बोला है कि अमेरिका किसी भी कंट्री को कोई भी दवाइयाँ वगैरह नहीं देने वाला है, राइट। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इसने लागू कर दी, हमेशा से जो इसकी थी ही, बट अब अभी अभी इस समय पर इसने ये हरकत पटक दी है। इसको लेकर रेमडेसिविर, अब रेमडेसिविर इंजेक्शन का तो बहुत सुन रहे होगे आप लोग, कालाबाजारी भी बहुत ज्यादा चल रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार कर क्या रही है। ऐसे समय पर इतनी हालत खराब है और कालाबाजारी हो रही है, लोगों को मजबूर होकर जो है वो 20-20, 25-25 हजार में ये इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सरकार को ऐसा कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल में ही दवाइयां मिले, हॉस्पिटल के बाहर दवाई ना मिले, और सरकार को रेट दे देने चाहिए, अपनी एक रेट लिस्ट दे देनी चाहिए सभी मतलब इसको मतलब हॉस्पिटल्स को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक रेट लिख कर कि इससे ऊपर आप दवाई जो है वो नहीं बेचेंगे, राइट। और इसी में मिलनी चाहिए हॉस्पिटल में, और जहां पर भी जिस भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, पेशेंट जो है वो तुरंत, एक टोल फ्री नंबर भी होना चाहिए, पेशेंट उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करे और तुरंत उसको, पेशेंट को दवाई अवेलेबल हो और कार्रवाई जो है वो हॉस्पिटल के खिलाफ हो, जिससे कि एटलीस्ट हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से काम कर सके। क्योंकि आजकल तो बहुत कालाबाजारी हो रही है, बट पता नहीं इस प्रकार की मतलब इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्यों नहीं अपनाई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। क्योंकि इस समय तो सभी हॉस्पिटल्स को के पास ही पूरी फैसिलिटी अवेलेबल करवानी चाहिए, स्टॉक पूरा मेंटेन, क्योंकि हॉस्पिटल के पास अपना खुद का भी स्टाफ होता है, या फिर अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करा देने चाहिए हॉस्पिटल्स में, मतलब सरकारी स्टाफ ही प्रोवाइड करा देना चाहिए कि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखे, वहां पर पूरा दवाइयों का मैनेजमेंट करे, जिससे कि किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली हॉस्पिटल पे ही तो गंभीर पेशेंट होंगे ना, जिनको इस प्रकार के इंजेक्शन की आवश्यकता होगी, राइट। रेमडेसिविर हो गया या इस प्रकार के इंजेक्शन तो हॉस्पिटल में ही होने चाहिए, बट नहीं, सभी को बिजनेस करना है, तो बहुत बुरी हालत है यार। तो आपको बता देगा इसकी, ये जो रेमडेसिविर नाम की जो दवाई है ये बनाती है यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी। तो हो सकता है कि रशिया ये दवाई हमें ना दे, और क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कुछ समय बाद देना भी शुरू कर दे। अब वो कैसे, तो वो कंपलसरी लाइसेंसिंग जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बट पूरा मुद्दा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसी दवाई रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट को लेकर पूरा मुद्दा चल रहा है। तो यूएसए की कुछ लाइसेंसिंग लॉ जो है उसके तहत रेमडेसिविर का जो डेवलपर है, जो कैलिफोर्निया में हम लोग को देखने को मिल रहा है, रेमडेसिविर बनाती है जिलेट साइंस नाम की एक कंपनी। तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट करने में। तो और रेमडेसिविर जो है गाइस, इसको क्लियर कर दिया है हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर सही है, मतलब अच्छी दवाई है, इसको हरी झंडी दे दी है ऑलरेडी अक्टूबर 2020 में। और इसे रशिया के अंदर बनाया जा रहा है, और रशिया ने डिसाइड किया है कि वो इस इंटरनेशनल पेटेंट जो कि जिलेट के हाथ में है, जिलेट कंपनी के पास इसका इंटरनेशनल पेटेंट है। तो अभी रशिया जो है अलाउ कर रही है एक रशियन कंपनी को, फार्मासिंटेस को, कि वो कंपलसरी लाइसेंस के अंडर इस ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करें, यानी कि इस ड्रग्स को बनाएं। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में, बट बिफोर दैट थोड़ा सा पेटेंट वाली चीज भी समझ लो। तो पेटेंट में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने एक दवाई का पेटेंट लिया, मतलब कि मैंने अब सालों तक उस दवाई को बनाने के लिए पैसा खर्चा, और आज की डेट में वो दवाई बन के आ गई। तो मुझे चाहिए कि यार इस दवाई की मार्केटिंग जो है वो सिर्फ मैं ही करूं, मतलब इस दवाई को बनाकर मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बिक्री सिर्फ मैं ही करूं, मेरे अलावा और कोई ना कर पाए। तो इसलिए मैं अपने प्रोडक्ट को सिक्योर कर लेता हूं, मैं उसका पेटेंट बनवा लेता हूं, राइट। तो जब पेटेंट होता है मेरे पास, तो इसका मतलब है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति इस दवाई को, इस कंपोनेंट को और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बेच सकता बिना मेरी इजाजत के, और अगर बेचेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये वाली चीज आपको पता ही होगी कि इस प्रकार के पेटेंट होते हैं। अरे जैसे मतलब उसके लिए कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, राइट, कि आपका प्रोडक्ट, जैसे इनोवेटर्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट सिक्योर है कि उनका प्रोडक्ट कोई और मार्केट में ना बेच सके। ये तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि एक बार, कि जैसे कि दवाई के ऊपर तो पूरा कंपोनेंट लिखा ही रहता है कि इस दवाई के अंदर क्या क्या है, तो उस कंपोनेंट को देखकर कोई दूसरी कंपनी वाला जो है वो सेम वही दवाई बेचना शुरू कर सकता है। एक तो
एक कंपनी ने सालों तक रिसर्च करी, 10-15 साल तक, उसके बाद एक दवाई बनाई, क्योंकि दवाई बनाने का काम 1-2 महीने का थोड़ा ना होता, उसके पीछे सालों की रिसर्च होती है। तो इसने जब रिसर्च करके ये पूरे कंपोनेंट्स को मिलाकर अगर दवाई बनाई, और फिर अगर ये दवाई मार्केट में बेच रहा है, और कोई दूसरी कंपनी अगर उसके कंपोनेंट को कॉपी करके तुरंत दवाई बेचना शुरू कर दे, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि इसका तो नुकसान हो जाएगा, इसका तो प्रॉफिट निकलेगा नहीं, दूसरी कंपनी जो है वो बेचना शुरू कर देगी दवाई को, राइट। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि उसने इतने सालों तक रिसर्च वगैरह करी उस चीज का। तो जो इनोवेटर्स जो होते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में जो होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के पेटेंट्स होते हैं, इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड की जाती है कि कोई और दूसरी कंपनी कॉपी ना कर सके। बट अब आती है बात कंपल्सरी लाइसेंसिंग की। ये कंपल्सरी लाइसेंस इशू किया जाता है सरकार के द्वारा, जो कि अलाउ कर देती है एक कंपनी को या एक इंडिविजुअल को कि वो दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए उन्हें सामने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो भी उस पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर है उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अभी रेमडेसिविर का केस अगर हम देखें, तो रेमडेसिविर जो कंपनी है वो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, ठीक है। और अभी रशिया अपनी रशियन कंपनी को अलाउ कर रहा है कि वो रेमडेसिविर मेडिसिन बना ले, राइट। वो कैसे किया? तो रशिया ने क्या किया? रशिया ने देखा कि आज की डेट में इस यानी कि रेमडेसिविर इस दवाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और यूनाइटेड स्टेट्स की रेमडेसिविर कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के लाइसेंसिंग लॉ को लेकर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। तो रशिया ने ये इस इमरजेंसी को देखते हुए अपनी कंपनी को अलाउ कर दिया कि रेमडेसिविर को वो बना सकती हैं, यानी कि दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को बना सकती हैं। और इसमें रेमडेसिविर भी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती इसको, रशिया को या रशियन कंपनी को, क्योंकि ये रशियन कंपनी ने कंपलसरी लाइसेंस इसका लिया हुआ है, राइट। और कंपलसरी लाइसेंस जो मिलता है वो प्री डिटरमाइंड मतलब फीस के ऊपर आधारित प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कितनी फीस इसकी होगी। और हाँ देखो, हर चीज के लिए नहीं मिलता है, ये इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। बट आपको बता दें, देखिएगा आप आने वाले समय में भी न्यूज आएगी रेमडेसिविर को लेकर। ऑलरेडी जो रिलेशनशिप यूएसए और रशिया के खराब थे ही, और रेमडेसिविर को लेकर भी इन दोनों के बीच में एक और गठान बंध गई है, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के रिलेशनशिप। आप देखिएगा आगे चल के रेमडेसिविर का भी मुद्दा उठेगा यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में, एक लड़ाई का मुद्दा, राइट। और आपको बता दें कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 और एग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ये कंपलसरी लाइसेंसिंग के साथ डील करता है। और जो भी एप्लीकेशन होती है कंपलसरी लाइसेंस के लिए, ये तब दी जाती है जब एक पर्टिकुलर पेटेंट जो होता है, यानी कि जैसे कि रेमडेसिविर के मामले में यूएसए की कंपनी, तो यूएसए की कंपनी अगर 3 साल तक अपने पेटेंट को सेल कर रही है मार्केट में, उसके बाद ही, यानी कि मिनिमम 3 साल का पीरियड दिया जाता है कि ये कंपनी 3 साल तक जब, यानी कि पेटेंट के बाद 3 साल तक उस कंपनी के पास ही उसका पेटेंट होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट अगर 3 साल पुराना होगा पेटेंट एप्लीकेशन डेट से, तभी जो है वो उसको अलाउ किया जाएगा मतलब कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आज एक व्यक्ति ने R&D करके अपना पेटेंट बना लिया और उसके 1 साल के अंदर ही अंदर कंपलसरी लाइसेंस इशू कर दिया, तो उससे तो वो सामने वाला तो मर ही जाएगा, वो तो कुछ प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा। तो एटलीस्ट एक 3 साल का एक ऐसा पीरियड दिया जाता है कि जिसमें एटलीस्ट वो जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी जिसने बनाया है, तो उसको भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो फायदा हो गया हो। तो इस चीज को भी थोड़ा देखा जाता है, तो एथिकल कंसर्न भी थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। तो 3 इयर्स का पीरियड इसमें दिया जाता है कि 3 इयर्स के बाद एक प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी लाइसेंस की एप्लीकेशन ओपन कर दी जाती है। बट हाँ, कंपलसरी लाइसेंस आपको बता दें कि सभी चीज के लिए नहीं दिया जाता, नहीं तो सभी लोग उठ उठकर कंपलसरी लाइसेंस लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि नाम से जब आ रहा है ना कंपलसरी लाइसेंस, कि इस लाइसेंस की ही आवश्यकता है, वो वाली बात है। अब बात करेंगे साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम की। तो देखिए गाइस, यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो सेंट्रलाइज लिस्ट मेंटेन नहीं करती है उन वॉलंटियर्स की जो साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम के थ्रू इनरोल्ड हैं। तो ऐसे स्वयंसेवक जो इस साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम के अंडर आते हैं, तो उसकी लिस्ट सेंटर नहीं रखती है। इसका इन्होंने आंसर दिया था एक आरटीआई के ऊपर। एक आरटीआई फाइल हुई थी अभी रिसेंटली, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन आया था। इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है, तो उसके तहत साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत आवेदन
करने वाले स्वयं सेवकों की कुल संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यानी कि पूछा गया था कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू आरटीआई लगा के कि ये जो वॉलंटियर प्रोग्राम है, साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम, इसके अंडर कितने वॉलंटियर्स रखे गए हैं। तो उसका रिप्लाई दिया था यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। ये चीज कही थी कि इनको इसकी जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 7th शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट, आपको पता होगा 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है पुलिस। तो पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो कहा गया कि आप स्टेट से इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, कि कितने साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम्स के तहत कितने वॉलंटियर्स मौजूद हैं। राइट, तो ये एक इशू था, इसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। बाकी साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि इस टॉपिक को मैं पहले भी आप लोग को कवर करा चुका हूं, बट बहुत समय हो गया है, तो फिर से इसको रिपीट करते हैं हम लोग। साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम, देखो नाम से समझ में आ रहा है, साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए पहली बात तो ये प्रोग्राम है, फर्स्ट पॉइंट। और वॉलंटियर्स, क्योंकि देखो ऑनलाइन जो कंटेंट अपलोड होता रहता है वो तो भारी मात्रा में अपलोड होता है, कितने सारे लोग कंटेंट अपलोड करते हैं। तो किया क्या है, सरकार ने एक टीम बनाई है। इस टीम के अंदर वॉलंटियर्स को रखा है, स्वयं सेवकों को रखा है। ये टीम चेक करती है जो भी उनको बोला जाता है, आदेश दिया जाता है। हालांकि ये साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम के अंडर जो काम क्या होता है इन वॉलंटियर्स का, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मतलब बताई नहीं जाती किसी को। बट एक ऊपरी तौर से बस सिर्फ ये समझ लो, जैसे कि कोई आपत्तिजनक कंटेंट वगैरह ये ढूंढते रहते हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई उल्टा सीधा कंटेंट तो ऑनलाइन कोई नहीं अपलोड कर रहा है, और अगर कोई अपलोड कर रहा है तो उसको फ्लैग करते हैं, फ्लैग यानी कि रिपोर्ट करते हैं, राइट, बताते हैं अथॉरिटीज को उस चीज के बारे में। तो ये वाली चीज हमें इसकी देखने को मिलती है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, इसके द्वारा ये साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम लाया गया। इसमें ऐसे सिटीजन्स को साथ में रखना है जिनके पास नेशन को सर्व करने का पैशन हो। इन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है जो कि कंट्रीब्यूट कर सके कि हमारी कंट्री साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ सके, राइट। तो उस चीज में तो देश की सेवा करने का जुनून रखने वाले जो नागरिक हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाने और देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने हेतु साइबर अपराध स्वयंसेवी कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। तो ये प्रोग्राम इस चीज के लिए लाया गया और इन वॉलंटियर्स को रजिस्टर किया जाता है और इनकी सर्विस यूटिलाइज की जाती है रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स और यूटी की। और प्रोग्राम का टारगेट यह है कि 500 लोगों को लेकर आना है जो कि इंटरनेट पर अनलॉफुल कंटेंट को फ्लैग कर सकें, राइट, चिन्हित कर सकें। 500 लोगों को शामिल करना है। तो क्या रोल्स और क्या फंक्शंस होते हैं? तो वॉलंटियर्स के जो काम होते हैं उसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करने के लिए कहा जाता है कि जो भी उनको टास्क असाइन किया जाता है या जो भी वो कार्य करते हैं वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होगा, उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। और स्टेट नोडल ऑफिसर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के होते हैं वो इवन लीगल एक्शन भी ले सकते हैं वॉलंटियर के अगेंस्ट इन केस वॉलंटियर ने प्रोग्राम के टर्म्स एंड कंडीशन को अगर वॉयलेट किया हो, क्योंकि वॉलंटियर्स को पता होता है कि किस प्रकार से सरकार जो है वो काम कर रही है, किस प्रकार के अपराधियों को ढूंढ रही है, पकड़ रही है जो ऑनलाइन अपराध करते हैं, राइट। अब वॉलंटियर्स अगर जैसे कि अगर इस चीज की घोषणा करना शुरू कर दे या सरकार के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लान्स है, उसको अगर लीक करना शुरू कर दे और इस चीज के बारे में अगर स्टेट नोडल ऑफिसर को पता लग जाए तो स्टेट नोडल ऑफिसर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं उस वॉलंटियर के खिलाफ। और वॉलंटियर को अलाउड नहीं होता है कि वो पब्लिक स्टेटमेंट किसी भी तरीके का नहीं दे सकते, यानी कि उनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार का पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, राइट। और इवन वो कहीं पर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम नहीं लेंगे, ना ही क्लेम करेंगे कि वो मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसे होता है ना कि लोग बाग जो है वो अपनी वाहवाही करने के लिए बोलने लगते हैं कि एकदम से वो वॉलंटियर क्या बन गया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जैसे होता है, आपने देखे होंगे, जैसे कि कई बार जैसे काफी बड़े बड़े फंक्शंस वगैरह जो होते हैं तो उसमें पुलिस जो है वो अपने साथ कुछ मतलब सिटीजन्स को रख लेती है, राइट, सहायता करने के लिए। तो उनके पास बैज होता है, एक बड़ा सा वो फूल बना रहता है उनके उसमें शर्ट में चिपका देते हैं, अटैच नहीं कर देते, इस टाइप का रहता है। तो वो कितना मतलब तेवर में रहते हैं बिल्कुल एकदम।
तो ऐसे ही है कि ये वॉलंटियर जो है वो एकदम से जो है वो लोगों को ये ना बोलना शुरू कर दे कि हम तो होम मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। तो ऐसा करता हुआ कोई पकड़ाया जाएगा तो उसको उल्लंघन माना जाएगा इस प्रोग्राम का, राइट, इस कार्यक्रम का। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही कि वॉलंटियर को किसी प्रकार से बताना नहीं है, पब्लिकली अनाउंस नहीं करना है ना सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और होम मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। अब चिंताएं क्या है इस प्रोग्राम से रिलेटेड ये भी जानो। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि मिनिस्ट्री कैसे ये इंश्योर करती है कि इस प्रोग्राम के एलिमेंट्स को मिसयूज नहीं किया जाता पॉलिटिकल वेंदितास के लिए या पर्सनल चीज के लिए। अब इसका क्या मतलब है, इस चिंता का वो चीज समझो आप। तो देखो, सरकार के भी ऑब्वियसली बात है कि सोशल मीडिया पर सरकार के भी कैंपेन चलते हैं और आपको पता है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होने वाली जो चीज होती है उस पर हाईलाइट आ जाती है। तो कहा यह भी जाता है, आरोप यह भी लगाया जाता है कि सरकार इन वॉलंटियर्स के थ्रू, इन वॉलंटियर्स को बिठाकर वेरियस कैंपेनिंग करती है, अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को कंटिन्यू करती है। जैसे कि सरकार को अगर किसी मुद्दे को उठाना है, हाईलाइट करना है, तो उस पर काम करती है। या फिर इन वॉलंटियर्स की मदद से जैसे कई बार सरकार ये भी करती है कि काफी सारे लोगों के ट्वीट्स को रिपोर्ट कर देती है। जैसे कि कोई एक पर्सन है, किसी ने सरकार के खिलाफ बोला, मतलब ट्वीट किया या ऑनलाइन लिख दिया, तो ऑब्वियस बात है कि अगर एक साथ मान के चलो 500 लोग अगर किसी के ट्वीट के ऊपर उसको रिपोर्ट कर देंगे तो वो सोशल मीडिया की जो कंपनी है उस ट्वीट को मतलब होल्ड कर देगी, यानी कि वो पब्लिकली उसको दिखाएगी नहीं, उसको रोक देगी या उसको डिलीट कर देगी। तो ऐसी हरकत भी होती है। या फिर कई बार किसी चीज को ट्रेंडिंग पे लेके आना है तो इतने सारे वॉलंटियर्स मिलकर एक ही टाइम पर एकदम से ट्वीट कर देंगे तो चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पे आने लगती है, राइट। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ चीज ट्रेंड पर लेकर आनी होती है या फिर सोशल मीडिया पर जो है वो किसी को पकड़ना होता है, ढूंढना होता है, तो या फिर किसी की इवन पीछे भी लगाना होता है, लोग ये तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर भी आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की एक्टिविटी को बिल्कुल मिनट बाय मिनट जो है उसको ट्रैक करना, तो इन लोगों की मदद से ये सब भी किया जा सकता है, राइट। कि सामने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया पर क्या क्या कर रहा है, किन किन साइट्स पे अवेलेबल है, क्या पोस्ट कर रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। तो इन वॉलंटियर्स के थ्रू भी कर सकते हैं ये सब चीजें। तो इसको लेकर थोड़ा सा जो है वो चिंता वाली बात देखने को मिलती है। और कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक बार कंप्लेन अगर सबमिट की गई तो उसे कैसे विड्रॉ करना है, उसे कैसे हटाना है, वापस लेना है, तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रक्रिया इसमें नहीं है। कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि अनलॉफुल कंटेंट क्या होगा। मतलब इसमें कहा गया ना कि जितने भी अनलॉफुल कंटेंट होते हैं इंटरनेट पर तो उसको फ्लैग करने के लिए इन वॉलंटियर्स को रखा गया है। अब अनलॉफुल कंटेंट है क्या? अनलॉफुल कंटेंट क्या ये माना जाएगा कि सरकार के अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है तो वो अनलॉफुल कंटेंट है? होता तो ऐसे ही है कई केसेस में। तो इसको लेकर भी चिंता हम लोग को देखने को मिलती है। इवन ये भी कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को, जो कि एक केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी उल्लंघन करता है ये प्रोग्राम, जिसमें हाईलाइट किया गया था जिस केस में कि ये इंश्योर करने की आवश्यकता है कि ऑनलाइन अगर कोई भी कुछ बोलता है, यानी कि कोई भी स्पीच देता है, कोई भी अपना ऑनलाइन लिखता है, तो उस चीज का उपयोग एक टूल के तौर पर नहीं करना है स्टेट को, यानी कि सरकार को उसकी फ्री स्पीच को क्रिमिनलाइज करने के लिए इंटरनेट पर। मतलब कि किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा है, इंटरनेट पर अपनी स्पीच दी है या फिर अपने एक्सप्रेस किए अपने व्यूज को, अपने विचार को, अपने ओपिनियन को, तो ऐसे टूल का उपयोग करके सरकार क्रिमिनलाइज नहीं कर सकती उसकी फ्री स्पीच को। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी कहा गया था। बट इन वॉलंटियर्स के थ्रू या फिर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अनलॉफुल कंटेंट क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। जो सरकार चाहती है वो अनलॉफुल हो गया, जो नहीं चाहती वो नहीं हुआ, राइट। तो वो वाली पूरी चीज जो है वो सरकार के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिलती। तो इसी चीज को लेकर चिंताएं हैं इस प्रोग्राम को लेकर। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गाइस बताया जा रहा है कि इंडिया उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गई है, सिर्फ कुछ चुनिंदा कंट्रीज जो हेलीकॉप्टर का सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। मतलब कि हेलीकॉप्टर में लगने वाली, स्पेशली उसके इंजन में लगने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंपोनेंट्स होती हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही बना पाती हैं। अब हम लोग भी बनाना शुरू कर रहे हैं, हम लोग ने भी सक्सेसफुली इसको बनाना शुरू कर दिया है। बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को, और ऐसी 60 ब्लेड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सप्लाई भी कर दी हैं। और हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारी कंट्री का, तो उसके तहत हम लोगों ने ये बनाया, हमारे डीआरडीओ ने ये चीज़ बनाई है। इंडिया इसी टेक्नोलॉजी को बनाने के साथ साथ इसने ज्वाइन कर लिया यूएसए को, यूके को, फ्रांस को, रशिया को,
ऐसी कुछ चुनिंदा कंट्री को जो कि मैन्युफैक्चर कर सकती है सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट, जो कि हेलीकॉप्टर के इंजन्स के लिए उपयोग में लिया जाता है। सिंगल क्रिस्टल या फिर मोनोक्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि क्रिस्टल लेटाइज का है। पूरा एंटायर सैंपल जो होता है इसका कंटिन्यूअस होता है, विदाउट ब्रोकन अनब्रोकन कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट होता है ये, राइट। और कोई भी इसमें ग्रेन बाउंड्रीज वगैरह हम लोग को नहीं देखने को मिलती, इसके किनारों पर कोई भी जोड़ नहीं होता है, मतलब कि इसको अटैच करने का कोई कुछ चीज नहीं, तो सिंगल कंपोनेंट होता है ये, राइट। तो जिसको हम लोगों ने बना लिया, तो हेलीकॉप्टर में लगने वाली ये चीज है जिसको अब हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया बात है। अब बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सीमा लगा दी है कि 70 साल की उम्र से ज्यादा कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ या डायरेक्टर की पोजीशन पर नहीं हो सकते हैं। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दिया है टेन्योर मैनेजिंग डायरेक्टर का, सीईओ का, होल टाइम डायरेक्टर का, राइट, प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए। और 15 ईयर्स कर दिया है, मतलब कि कार्यकाल 15 वर्षों के लिए कर दिया, और मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल कर दी है। मतलब कि एक व्यक्ति एमडी, सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर मैक्सिमम 15 सालों तक रह सकता है, या फिर जब तक कि उसकी उम्र 70 साल की नहीं हो जाती। और मैक्सिमम एज लिमिट चेयरमैन के लिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए रख दी गई है, फिक्स कर दी गई है 75 साल की। अब एक टॉपिक हम लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का देखने को मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि केंद्र ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करते हुए स्टेट्स को ऑर्डर किया है कि सभी के सभी जितने भी लिक्विड ऑक्सीजन हैं जो कि प्राइवेट प्लांट्स के पास हैं, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑल्सो, यानी कि उनके पास जो रखा हुआ है और फर्दर वो जो मैन्युफैक्चर करेंगे, वो पूरी चीजें अब सिर्फ सरकार को ही अवेलेबल करवाई जाएं, और इसका उपयोग सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए ही किया जाएगा। तो क्योंकि हमारी कंट्री में ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो रही है, इसको देखते हुए लिक्विड ऑक्सीजन जो प्लांट्स बनाती हैं, तो उन सभी को अब ये ऑर्डर दे दिया है कि लिक्विड ऑक्सीजन सभी प्रकार के सिर्फ अब सरकार को ही दिए जाएंगे और इनको सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा। तो जितने उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में है और फर्दर वो मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सभी चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पस के उपयोग में ली जाए, ऐसा आदेश जो है वो दे दिया है केंद्र ने राज्य सरकारों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करते हुए, इसको लागू करते हुए। और ऑर्डर जो है ये इशू किया गया है यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि चेयरमैन होते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर हमें देखने को मिलती है। आगे की बात करें इसके इम्प्लीकेशन की, तो अब जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो अब प्रोहिबिट कर दिया है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, सिवाय 9 इंडस्ट्री को छोड़कर, यानी कि सिर्फ अब 9 इंडस्ट्री में ही ऑक्सीजन का सप्लाई होगा। इन इंडस्ट्री में इंक्लूडेड है जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी और स्टील सेक्टर। सिर्फ इन इंडस्ट्रीज में ही ऑक्सीजन का भी सप्लाई होगा, बाकी किसी भी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की जाएगी अभी फिलहाल पीरियड के लिए। और लिक्विड ऑक्सीजन है क्या, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से ये वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में ये हमें देखने को मिलता है, पेल ब्लू कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक स्ट्रांगली इसका हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो पावरफुल पोल्स जो होते हैं, इवन हॉर्स शू मैग्नेट के, उसके बीच में तक ये सस्पेंड हो जाता है, यानी लटक जाता है। इतना इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अपीरियंस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कि ये जो हॉर्स शू जो होता है ना, हॉर्स शू का जो मैग्नेट हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बीच में आप इसे सस्पेंड कर सकते हो, यानी कि लटका सकते हो। क्रायोजेनिक नेचर का होता है, और इसी क्रायोजेनिक नेचर के होने के कारण, यानी कि बेहद ठंडा होने के कारण, इसे एक स्पेशल कंटेनर पे रखा जाता है। और लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है उसको रखने के लिए स्पेशल मटेरियल की आवश्यकता होती है, और तरल ऑक्सीजन के स्पर्श में आने वाले पदार्थ बेहद नाजुक हो जाते हैं, यानी कि इसके स्पर्श में जो भी पदार्थ आता है वो काफी नाजुक हो जाता है, इसके क्रायोजेनिक नेचर के कारण भी। और लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, बहुत तेजी से बर्न कर जाते हैं, और एनर्जी भी इनमें काफी ज्यादा होती है, राइट, लिक्विड ऑक्सीजन में। तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कॉमर्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो लिक्विड ऑक्सीजन को एक इंडस्ट्रियल गैस के तौर पर क्लासिफाई किया हुआ है। इसका ज्यादातर उपयोग इंडस्ट्रीज में और मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है।
और लिक्विड ऑक्सीजन मोस्ट कॉमनली क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीडाइजर प्रोपेलेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये स्पेसक्राफ्ट रॉकेट एप्लीकेशन के लिए यानी कि स्पेसक्राफ्ट के लिए क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीडाइजर प्रोपेलेंट के तौर पर उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन के साथ यूजुअली इसको कंबाइन किया जाता है, या केरोसिन के साथ या मीथेन के साथ। इससे पहले जारी किए गए आदेश में हम लोग को देखने को मिला था कि 22 अप्रैल को आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की निर्बाध अंतर राज्य आवाजाही सुनिश्चित करने तथा जिन राज्यों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थित है आपूर्ति केवल वहीं तक ना रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी निर्धारित किया था। मतलब इनको कहा था कि ये अलाउ करें कि इंटर स्टेट मूवमेंट जो हो रहा है ऐसी गाड़ियों का जो मेडिकल ऑक्सीजन लेकर जा रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कुछ समय पहले और अभी भी इवन कि काफी सारे राज्यों में ये ऑक्सीजन वाले ट्रकों को रोक दिया था, राइट। उनको इंटर स्टेट ट्रैवल करने नहीं दिया जा रहा, तो कहा जा रहा है अब कि इंटर स्टेट ट्रैवल जो है वो स्मूथ रहे, किसी प्रकार से रोकना नहीं है किसी भी ट्रक को जो कि ऑक्सीजन लेकर जा रहा हो, किसी भी तरीके से उस ट्रक को नहीं रोकेंगे, उस ट्रक को बिल्कुल अलाउ करेंगे। ऐसा आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसपी को दे दिया है, राइट, केंद्र ने कुछ समय पहले। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अब बात कर लें थोड़ी सी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो इसका उद्देश्य क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, डिजास्टर को मैनेज करना, आपदाओं का प्रबंधन करना, मैनेज करना डिजास्टर को, जिसके तहत शमन रणनीति तैयार करना, प्रिपेयर करना, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को, क्षमता निर्माण को, कैपेसिटी बिल्डिंग को और भी दूसरी चीजों को शामिल करना, राइट, कि जिसके चलते डिजास्टर्स को मैनेज किया जा सके। और ये लागू हुआ था जनवरी 2006 में इंडिया के अंदर। एक्ट प्रोवाइड कराता है कि इफेक्टिव तरीके से डिजास्टर को हम लोग मैनेज कर सकें और जो भी मैटर्स जो कि इससे रिलेटेड होते हैं, डिजास्टर से रिलेटेड होते हैं, उसे निपटाने के लिए हम लोग तत्पर खड़े रहें, यानी कि तत्पर उस पर काम करें। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और एक्ट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने की बात की गई है, जिसमें चेयरपर्सन जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये एक्ट पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए जो कि नेशनल अथॉरिटी को असिस्ट करे, राइट, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को असिस्ट करें। और सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेट है कि उन्हें स्टैब्लिश करना है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी, स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को और एनडीएमए को बहुत ज्यादा पावर दी गई है, व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मतलब कोई भी कानून किसी भी प्रकार का वहां पर अगर लागू हो तो डिजास्टर मैनेजमेंट को लागू करते हुए किसी भी कानून को केंद्र सरकार जो है वो ओवरराइड कर सकती है। ओवरराइडिंग पावर इसमें हमें देखने को मिलती है, यानी कि कोई भी कानून उस जगह पर क्यों ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करते हुए उस कानून को जो है वो, यानी कि उस कानून को कुछ समय के लिए होल्ड करके अपने ऑर्डर को जो है वो ऊपर करवा सकती है, यानी कि अपने ऑर्डर को फॉलो करवा सकती है। डायरेक्शन इशू कर सकती है किसी भी अथॉरिटी को इंडिया में कहीं पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट को असिस्ट करने के पर्पस के लिए। तो ये इतनी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ऐसे कोई भी डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इशू करती है, इसे यूनियन मिनिस्ट्री को, स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फॉलो करना होता है। और इन सभी के लिए प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 6 क्लॉज 3 के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि किए गए फैसले का पर्याप्त राजनीतिक और संवैधानिक महत्व है। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मैंडेट जो है वो इंश्योर करता है ये वाली चीज की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सभी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट की, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की। तो ये वाली चीज है गाइस, इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। ये बेसिक डिटेल जो हम लोगों ने समझी इस टॉपिक से रिलेटेड। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज्यूरोंग के बारे में। ज्यूरोंग तो बताया जा रहा है कि चीन के पहले मार्स रोवर का ये नाम है ज्यूरोंग, उसके पारंपरिक अग्नि देवता का नाम पर ज्यूरोंग रखा गया है। चाइना का पहला मार्स रोवर जो मार्स में जाकर जो है वो चलेगा, राइट, मार्स में मतलब रोवर का मतलब पता है ना आपको कि मार्स में घूमेगा, मार्स के सरफेस पे, तो ये नाम रखा है इसने ज्यूरोंग, ज्यूरोंग। और ये रोवर तियानवेन 1 प्रोब पर लगा हुआ है
जो कि मार्स के ऑर्बिट पर अभी पहुंच चुका है 24 फरवरी को। और ये मई के समय पर, यानी कि मई मंथ में मार्स पर लैंड कर जाएगा और वहां पर जीवन है कि नहीं इस चीज की ये खोज करेगा। ये तियानवन-1 मिशन जो चाइना का है, राइट, उसका ये रोवर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि चाइना ने 2019 में चाइना पहली कंट्री बन गई थी जिसने अपने स्पेस प्रोब को मून के लिटिल एक्सप्लोर्ड फार साइड पर लैंड करा दिया था। इसका मतलब यह है कि मून का ऐसा हिस्सा जहां पर आज तक कोई भी नहीं गया है, किसी भी कंट्री ने आज तक मून के पिछले हिस्से पर रिसर्च नहीं करी है, बट चाइना ने 2019 में वहां पर अपना एक स्पेस प्रोब लैंड करा दिया था, राइट। और दिसंबर में लूनार रॉक्स को लेकर ये वापस आ गया था, यानी कि मून के चट्टानों को लेकर ये वापस धरती पर आ गया था, पहली बार 1970 के बाद से। और चाइना तीसरी कंट्री बन रही है, मतलब फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के पास जिसने अपने रोवर को या रोबोट रोवर को मार्स पर मतलब पहुंचाया है। अभी देखते हैं कि मई के मंथ में ये लैंड करता है कि नहीं। बाकी आपको तियानवन-1 के बारे में बता दूं तो चाइना का पहला मार्स प्रोब ये हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसका नाम है तियानवन-1। इसे हुओजिंग-1 के नाम से पहले जाना जा रहा था। और स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से, ज़ीचैंग चाइना से। इसकी लैंडिंग साइट है ये उथोपिया प्लैनेटिया पर लैंड करेगा, जो कि एक इथोपिया प्लैनेटिया एक बहुत बड़ा प्लेन है मार्स के नदर्न लैटिट्यूड्स पर हम लोग को देखने को मिलता है। ये वो सेम जगह है जहां पर नासा के विकिंग 2 मिशन ने लैंड किया था 1970s में, राइट। और 5 कोर साइंस ऑब्जेक्टिव हैं इस मिशन के, चाइना के। ये जियोलॉजिकल मैप मार्स का क्रिएट करेगी, एक्सप्लोर करेगी कि वहां पर मार्शियन सॉइल को, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी, यानी कि उसकी मिट्टी कैसी है मार्स की, राइट। और वाटराइज डिपॉजिट्स को लोकेट करेगी, ढूंढेगी कहीं पर पानी के डिपॉजिट है क्या, एनालाइज करेगी सरफेस को, उसके मटेरियल कंपोजिशन को, राइट, मार्स के। इन्वेस्टिगेट करेगी मार्स के एटमॉस्फेयर को और उसके क्लाइमेट को, और समझेगी मार्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो ये सब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ अपना ये लेक्चर फिनिश होता है गाइस। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, लाइक का बटन हिट करिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा लेक्चर को। यूपीएससी 2021 में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ऐसे 25 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। हर एक टेस्ट जो है वो 100 क्वेश्चन का है। डिटेल्ड सोल्यूशन हर एक टेस्ट आपको टेस्ट का दिया जा रहा है। और खास बात यह है कि आपको डेली टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिन टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं। और अगर आप डेली टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे तो आप यूपीएससी 2021 एग्जाम से पहले अपना पूरा यूपीएससी का सिलेबस भी फिनिश कर लेंगे। और अगर आपका सीसेट कमजोर है तो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, सीसेट बहुत अच्छा हो जाएगा। हिस्ट्री में अगर आप कमजोर हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो एक्सपर्ट फैकल्टी यहां पर सोशियोलॉजी का कोर्स आपको कवर करवा रही है और इतनी कम फीस में आपको, और जो क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है वो और कहीं नहीं मिलने वाली है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप जरूर से ये पीडीएफ पेड पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। और अभी एट प्रेजेंट स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो आप लोग के लिए एक अलग से प्रीलिम्स स्पेशल की सीरीज आती है, तो उसकी पीपीटी पीडीएफ भी इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर दी जा रही है। तो इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, ऑफर आप चाहें तो ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के मंथली एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।